हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नाउ हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। यहाँ पर लगभग जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर, राइट, और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही प्लेस पे होते हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक ही प्लेस पे पॉजिटिव और एक ही प्लेस पे नेगेटिव, उसी पॉइंट पे, राइट। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, इसीलिए उनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है, मतलब कि वेक्टर पी, दैट इज़ ज़ीरो। क्योंकि वेक्टर पी के फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो वेक्टर पी की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, वेक्टर पी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए इंटू क्यू। अब यहाँ पर जो 2 वेक्टर ए है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो चार्जेस है उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। अब मान लीजिए कि 2 वेक्टर ए ही अगर ज़ीरो है तो हमारा वेक्टर पी भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो इस फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, राइट। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो एक ही प्लेस पे होते हैं। इसी की वजह से उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। बट अगर ऐसे डायपोल्स में प्लस और माइनस के बीच अगर कोई डिस्टेंस नहीं है बट फिर भी उनको हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें हैं, राइट। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है ऐसे मॉलिक्यूल्स को, तो फिर वो कुछ ना कुछ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है, राइट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे वो एक फोर्स महसूस करते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में जब कोई भी चार्जेस होता है वो फोर्स फील करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फोर्स फील करेगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से वहाँ पर कुछ डिस्टेंस हमें मिलेगा, क्योंकि अब हमारा जो 2 वेक्टर ए है वो नॉन ज़ीरो हो गया, दैट इज़ नाउ नॉन ज़ीरो। तो अगर वो नॉन ज़ीरो हो गया तो हमारा जो वेक्टर पी है, राइट, वो कुछ चार्जेस की वजह से वो भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो तब हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलती है, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डिस्टेंस होने की वजह से कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगा, राइट। बट कुछ मॉलिक्यूल्स में पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। अब कुछ कुछ डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर तो पहले से ही 2 वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसी वजह से वेक्टर पी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। तो इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स पहले से ही डायपोल मोमेंट बना चुके हैं, उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट रहता है, राइट। तो ऐसे डायपोल्स को हम लोग परमानेंट डायपोल मोमेंट्स कहेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही डिस्टेंस है, तो वो पहले से ही डायपोल मोमेंट उनके पास है, राइट। तो जिनके पास विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जब E इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, राइट, उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो परमानेंट डायपोल मोमेंट है जिसके पास, उनको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। एंड जिसमें अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ तो वो है H2O, मतलब के पानी, राइट। और दूसरी चीज़ में नॉन पोलर मतलब कि वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा, राइट।
तो नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं, तो उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा वो नॉन पोलर में आ जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल है CO2, जैसे हमने पहले देखे वो नॉन पोलर थे, CO2CH4। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू चार्जेस प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge as shown in figure A and B. A point Q 15 cm away O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure B. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। दो चार्जेस है मेरे पास प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम पे, उन दोनों को एक दूसरे से 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिया गया है, राइट, पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे, एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस पे, इतनी दूरी पे हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, राइट, एज शोन इन द फिगर पॉजिटिव चार्जेस, एंड A एंड B अ पॉइंट Q, दूसरा एक पॉइंट Q है जो कि 50 सेंटीमीटर अवे ऑन पासिंग थ्रू नॉर्मल, मतलब कि यहाँ पर रखा है, पहला पॉइंट यहाँ पर रखा है, राइट, और दूसरा पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट पे Q 15 सेंटीमीटर अवे वो भी है, राइट। ऑन दी साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑन दी साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे है, मतलब कि सेंटर से यहाँ पर ये डिस्टेंस लिया गया है, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम मतलब प्लस 10 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू, अब जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q/r², यही फार्मूला है। तो Q, राइट, तो पहले यहाँ पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻5, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × 10⁻⁻6 इज 10⁻⁻5 कूलम अपॉन 4πε0, तो 4 × π/ε0 वैल्यू इज 8.85 × 10⁻12, राइट। तो ये डिस्टेंस, ये ε0 की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर टोटल यहाँ पर 15 सेंटीमीटर अवे है, राइट, और 15 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस यहाँ से हाफ, क्योंकि हम लोग यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली 10 to P, यहाँ पर हाफ कितना होगा, तो 0.25 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मिलीमीटर है, तो 5 मिलीमीटर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, हाफ होगा 25 मिलीमीटर, बट मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 0.25, तो 15 माइनस 0.25 होल स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पर सेंटीमीटर टू, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर जाना है, तो 10⁻⁻4, राइट। तो ये पूरी वैल्यू होगी यहाँ पर। आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर आंसर जो मिलेगा वो होगा 4.13 × 10⁻6, राइट, 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। और ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, B2P डायरेक्शन, राइट। तो B2P डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे -10 माइक्रोकूलम के हिसाब से। तो -10 माइक्रोकूलम की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वैल्यूज़, राइट, बट सिर्फ डिस्टेंस का चेंज होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिखूँगा 10⁻⁻5, राइट। तो यहाँ पर 4π
इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू इंटू, अब ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर -10 टू पी जितना पूरा डिस्टेंस, राइट। तो -10 टू पी मतलब के यहाँ से ये, राइट, तो ये 15 है टोटल, प्लस दिस वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस होगा, राइट, इसलिए प्लस एंड फिर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। तो इसकी वैल्यू होगी 3.86 इंटू 10⁶ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। और ये जो डायरेक्शन होगी वो P2A डायरेक्शन होगी, P2A मतलब इनसाइड डायरेक्शन, राइट। अब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है तो वहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लेंगे तो वो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻, यहाँ पर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। और ये डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी B2P, क्यों? क्योंकि B2P मतलब कि ये +10 वो P से नज़दीक है, अगर वो P से नज़दीक होगा तो उसकी ही वैल्यू ज़्यादा होगी, तो डायरेक्शन भी उसी का ज़्यादा हो जाएगा, तो B2P डायरेक्शन यहाँ पर होगा रिजल्टेंट का, राइट। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब यही आंसर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन जो कि हम यूज़ करेंगे एक्सिस के लिए, तो एक्सिस के लिए हमने इक्वेशन फॉर्म किया था 2p/4πε0 r³, राइट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखने के बाद जो आंसर मिलेगा, मतलब कि पहले 2 फिर p मतलब डायपोल मोमेंट मतलब कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो आंसर होता है 5 इंटू 10⁻⁸, राइट, अपॉन 4πε0 एज इट इज़ ε0 वैल्यू आपको पता ही है, राइट। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर है 15³ इंटू 10⁻⁶, तो ये पूरी वैल्यूज़ हो गई। और आफ्टर कैलकुलेशन इसका यहाँ पर आंसर मिल रहा है वो है 2.6 इंटू 10⁵, वो अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर है, दोनों ही लगभग सेम है, न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। तो ये बात पक्की हो चुकी है, हमने पहले इंडिविजुअल फाइंड किया और फिर उसको डायरेक्ट इक्वेशन से फाइंड किया, तो दोनों लगभग सिमिलर है, राइट। ओके, अब इक्वेटर की बात करेंगे, तो यहाँ पर उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा 10⁻⁻5 अगेन चार्जेस के हिसाब से, राइट, अपॉन 4πε0 वैल्यू यू नो 1/15² प्लस 0.25²। अब यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ यहाँ पर ये फाइंड की हुई है, राइट, क्योंकि उसकी लेंथ आएगी इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। डिस्टेंस को यहाँ पर यूनिट में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर टू मीटर, राइट, तो इसीलिए 10⁻⁴। अब इसकी वैल्यू वो है 3.99 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और वो डायरेक्शन होगी B2Q, क्योंकि ये डायरेक्शन वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव के लिए, तो इसीलिए B2Q। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, राइट, तो इनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का ही वेक्टर प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट होगा वो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। ओके, नाउ ये नेगेटिव चार्ज के कारण मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम के हिसाब से क्यू पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 10⁻⁵ अपॉन 4πε0 1/15² प्लस 0.25², अगेन हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस इंटू 10⁻⁴, तो इसको ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, राइट, ये ब्रैकेट के अंदर है। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी 3.99 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम Q2A डायरेक्शन, मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, राइट। अब दोनों का ही रिजल्टेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट के लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर रिजल्टेंट उसकी यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी 2 इंटू 0.25 इंटू 3.99 इंटू 10⁶ अपॉन 15² प्लस 0.25² इंटू 10⁶, वो जो वैल्यूज़ है उसकी डायरेक्शन हमें B2A डायरेक्शन में मिलेगी, मतलब कि B2A डायरेक्शन में, राइट, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, मतलब कि ये वाला, तो ये हमारा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वैल्यू है, राइट। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये रिजल्टेंट कहाँ से आया है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर दोनों का ही कॉस जो है
उनका कॉस सम किया गया है। तो मतलब कि यहाँ पर कॉस फंक्शन का सम किया गया है, राइट। कॉस फंक्शन का सम मतलब कि ये डिस्टेंस प्लस हाइपोटेनियस, राइट, ये अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर ये रहा 15 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर, और वो भी रूट में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का सेम ही है, राइट। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख लिया, एंड 0.25 वो डिस्टेंस है, एंड 2 मतलब कि दोनों का यहाँ पर सम हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसीलिए ये रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर वो होगी, वो है 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और वो डायरेक्शन बी टू ए डायरेक्शन में, जैसे कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जानते हैं। अब इसी फॉर्मूला में, मतलब कि इसी में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिखे हैं। तो E इज इक्वल टू इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए वो फॉर्मूला है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब, राइट। ये इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला है। अब वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ यहाँ पर है फर्स्ट पी की वैल्यू है फिक्स 5 इंटू 10⁻⁻8, आगे भी हमने देखा था, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अगेन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जानते हो। अब आर मतलब डिस्टेंस, तो वो है 15 क्यूब, और मीटर स्क्वायर में 10⁻6 मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आंसर यहाँ पर मिल रहा है, वो है 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। तो और ये डायरेक्शन होगी B2A, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर पी। ये जो चीज़ है वो डायरेक्शन की ही बात रिप्रेजेंट करती है। सिर्फ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग डायपोल को जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पहले फिगर समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो सारी जगह पर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। तो वहाँ पर डाउन साइड फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना होगा, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब -q इंटू वैक्टर E। तो उतना फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे। अब जाते हैं पॉजिटिव चार्ज पे। ये रहा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना फोर्स लग रहा है, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि +q इंटू वैक्टर E। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की बात। अब यहाँ पर +q और -q की वजह से डायपोल मोमेंट मिल रहा है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर p उसकी डायरेक्शन ऑलवेज -q टू +q, राइट। जो डिस्टेंस है टू मिड पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस है स्मॉल है, राइट। अब एंगल की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, राइट। तो इतनी चीज़ ध्यान में हमें रखनी है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा जो सिस्टम है, मान लीजिए कि एक रॉड है, रॉड जैसे बिहेव कर रहा है। तो रॉड का एक एंड पे फोर्स नीचे की डायरेक्शन में और एक एंड पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो ये रॉड क्या करेगा, क्या करना चाहेगा, रोटेट होना चाहेगा यहाँ पर, राइट। तो वैसे ही इस डायपोल में भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी वो रोटेशन होगा उसका। तो रोटेशन जब होगा वहाँ पर टॉर्क लगता है। सो यहाँ पर टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, तो टॉर्क मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्योंकि फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटू डिस्टेंस, राइट। और क्रॉस को अगर हटाएं मतलब उसमें फंक्शन आता है साइन थीटा। तो फोर्स भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, इंटू साइन थीटा। अब इसको प्रॉपर वे में मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2q को 2a को आगे लिखें, q इंटू ई साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा तो हमने देखा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, राइट।
फिर यहाँ पर इज इक्वल टू, अब 2AQ क्या है, 2AQ है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट। तो P इंटू ई साइन थीटा होगा, तो PE साइन थीटा। तो ये हमारे टॉर्क की फॉर्मूला हो गई, राइट। अब टॉर्क अभी मैग्नीट्यूड में है, राइट। तो यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है फिगर के हिसाब से वो क्या होगी, तो हमें P और E के हिसाब से जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस जो पेपर है, राइट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और हमारी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, मतलब कि हमारी तरफ वो टॉर्क की डायरेक्शन होगा, क्योंकि P और E से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर टॉर्क की डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन एक परपेंडिकुलर फंक्शन है, इसीलिए उसका डायरेक्शन हमारी तरफ होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर जो पी ई साइन थीटा है, पी साइन थीटा को हम लोग लिखें आगे वेक्टर फॉर्म में, तो वो वेक्टर फॉर्म यहाँ पर होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो ये उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, राइट। लेफ्ट हैंड साइड होगा वेक्टर टाउ, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो टॉर्क भी वेक्टर है तो उसका आंसर भी वेक्टर में आएगा, राइट। मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर ई और पी दोनों को एक ही डायरेक्शन में रख रहे हो, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन, जो थीटा है वो ज़ीरो बन गया दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से, राइट। तो अगर थीटा ज़ीरो है, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो तब हमें टॉर्क ज़ीरो मिलने वाला है, तो तब टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, राइट। मान लीजिए कि जो P और E है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, राइट। तो पी ई साइन 90, तो वहाँ पर साइन 90 मतलब 1, तो वहाँ पर हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो जब कोई भी P और E एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए तो टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, राइट। अब नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो वहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगी, राइट हैंड साइड होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी राइट हैंड साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड है, तो जो इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी राइट हैंड साइड डायरेक्शन में ही होगी। बट अगर दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और यहाँ पर डायपोल मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, तो इस चीज़ में यहाँ पर एंगल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है, सॉरी ज़ीरो नहीं, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है तो 180 एंगल बन रहा है। और ऊपर जो एंगल बन रहा है वो है दैट इज, राइट। तो ऊपर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो है थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट। तो फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी, जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। बट जब कभी भी थीटा वो होगा 180, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो फिर वहाँ पर फोर्स तो एज इट इज़ ही लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी, मतलब कि पॉजिटिव क्यू पे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और नेगेटिव क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, क्योंकि हमारा जो P है वो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नेट फोर्स लगेगा, राइट। और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड वो तो राइट हैंड साइड ही होगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और
जब कभी भी पी डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब राइट हैंड मतलब पॉजिटिव क्यू का चार्ज ज़्यादा हो गया था। अगर उस पे फोर्स ज़्यादा होगा तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है। अब डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट, तो यहाँ पर इसकी वजह से मतलब कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बढ़ गया। अगर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बढ़ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स बढ़ जाएगा, इसीलिए नेट फोर्स भी लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। ओके, हमारा अगला टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि एक वायर है। वो वायर एक यूनिफॉर्म चार्ज से ढका हुआ है, मतलब कि उसके पास यूनिफॉर्म चार्ज है, राइट। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर में मैं एक स्मॉल कंपोनेंट लेता हूँ, स्मॉल लाइन एलिमेंट लेता हूँ, सिर्फ इतना सा जो ब्लू कलर का पोर्शन है। अब स्मॉल लाइन एलिमेंट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा। तो उस स्मॉल चार्ज की वजह से हमें फाइंड करना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बहुत ही छोटा चार्ज होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा। यहाँ पर जो ओ है वो ओरिजिन है, राइट। तो ओ ओरिजिन, O2 P डिस्टेंस, वो एक फिक्स डिस्टेंस है, राइट। फिर O2 P डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो है कैपिटल R। लाइन सेगमेंट से P डिस्टेंस वो है R डैश, और O2 लाइन सेगमेंट वाला डिस्टेंस है वेक्टर R, राइट। तो ये हमने डिस्टेंस की बात कर ली। अब यहाँ पर जो लीनियर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि लैम्बडा इज इक्वल टू, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, तो टोटल चार्ज ऑन दैट लाइन एलिमेंट, टोटल चार्ज है यहाँ पर डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्योंकि चार्ज भी स्मॉल है और यहाँ पर लेंथ भी स्मॉल है, तो उस लाइन एलिमेंट वाला जो चार्ज है वो टोटल चार्ज अपॉन वो लाइन एलिमेंट वाला टोटल लेंथ, राइट। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट बेसिकली डेल्टा क्यू मतलब चार्ज मतलब कूलम, और यहाँ पर लेंथ तो यहाँ पर होगा मीटर, कूलम अपॉन मीटर, ये उसका यूनिट हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जो जर्नल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिंपल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये उसकी बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, राइट। तो E इज इक्वल टू के की फॉर्मूला तो वो होगी 1/4πε0। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो बेसिकली 4πε0, यहाँ पर जो चार्ज है वो बेसिकली डेल्टा क्यू है, तो यहाँ पर स्मॉल क्यू की वजह से डेल्टा क्यू ही आएगा। बट डेल्टा क्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होगा, लैम्बडा इंटू डेल्टा एल, राइट। तो यहाँ पर क्यू की जगह पे मुझे लिखना है लैम्बडा इंटू डेल्टा एल, राइट। तो वो क्यू हो गया अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पर है आर डैश, क्योंकि हमें तो लाइन सेगमेंट टू पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो वो डिस्टेंस है आर डैश, तो यहाँ पर मुझे लिखना है आर डैश स्क्वायर। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आर डैश हेड की डायरेक्शन में ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आर डैश की ही डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन सेगमेंट, राइट। अब मान लीजिए कि मुझे तो पूरे लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जितना भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो और कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हमें बढ़ानी है और वो चीज़ है सिग्मा, मतलब कि सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर वेक्टर सम, तो वेक्टर ई
इज इक्वल टू 1/4πε0, तो कांस्टेंट है तो 1/4πε0 एज इट इज़। फिर आता है सिग्मा, राइट। सिग्मा तो यहाँ पर लिखना है ऑल डेल्टा एल, जितना भी लेंथ है, जितने भी लेंथ है, तो हम लोग पूरे लेंथ को कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा एल जैसे जैसे छोटे 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 लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ऐड ऑन किया है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल डेल्टा एल, राइट। तो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को ऐड ऑन करेंगे तो पूरे लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाकी की फॉर्मूला एज इट इज़, मतलब कि लेमडा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर, राइट, और फिर आर डैश हैट आएगा, राइट। तो वो भी यहाँ पर फॉर्मूला होगी। ओके, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने कंप्लीट की। फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी हमने यहाँ पर एक प्लेन लिया है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब उस प्लेन में यहाँ पर ओ ओरिजिन, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ओ टू पी डिस्टेंस है कैपिटल आर। लाइन से जो सरफेस सेगमेंट है उससे पी का डिस्टेंस है वेक्टर आर डैश, और सरफेस सेगमेंट से ओ का डिस्टेंस है वेक्टर आर। अब जो सरफेस सेगमेंट है वो भी एक एरिया ही हुआ, बट बहुत ही छोटा एरिया है, तो डेल्टा एस से उसको रिप्रेजेंट किया है। जो ब्लू कलर का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो है सबसे छोटा सरफेस सेगमेंट। तो अब वहाँ पर उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो सिग्मा, सिग्मा मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यहाँ पर फॉर्मूला होगी टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस सेगमेंट अपॉन टोटल एरिया, मतलब कि डेल्टा एस, राइट। तो ये उसकी फॉर्मूला होगी। अब उसके यूनिट की तरफ चले तो उसका यूनिट होगा यहाँ पर अगेन चार्ज का यूनिट कूलम अपॉन डेल्टा एस सरफेस है, एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया है। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग यहाँ पर फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला तो ऊपर जैसे हमने लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई वेक्टर ई इज इक्वल टू, तो लास्ट आंसर में ही मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ। तो वेक्टर ई अपॉन 1/4πε0। हमें पूरे जितने भी एलिमेंट्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सिग्मा। तो सिग्मा अब आएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एल, राइट। सॉरी, यहाँ पर तो डेल्टा एस आएगा क्योंकि एरिया एलिमेंट है, तो डेल्टा एस अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश हैट, राइट। तो ये जो सिग्मा है वो फिर से कैसा सिग्मा है, तो ऑल डेल्टा एस वाला सिग्मा। तो ऑल डेल्टा एस, तो अगेन सेम फॉर्मूला है। लीनियर में भी आप ये फॉर्मूला सेम लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बना सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। ओके, तो ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अभी अभी हम लोग थर्ड की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम में पहले तो हमने ये 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट लिया। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम सेगमेंट एज्यूम करूँगा। वॉल्यूम सेगमेंट मतलब कि वो एज अ क्यूब होगा, 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग लिखेंगे, राइट। बट उससे पहले वॉल्यूम सेगमेंट टू पी का डिस्टेंस है वेक्टर आर डैश, ओ टू पी का डिस्टेंस है वेक्टर आर कैपिटल आर, एंड वॉल्यूम सेगमेंट टू ओ का डिस्टेंस है स्मॉल वेक्टर आर, राइट। और वो जो वॉल्यूम सेगमेंट है उसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, राइट। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी। तो उसके ऊपर से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन वॉल्यूम, मतलब टोटल चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट, दैट इज डेल्टा क्यू एंड दैट वॉल्यूम। अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होगा कूलम अपॉन मीटर क्यूब, राइट।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे ऑल ओवर दी सरफेस के अकॉर्डिंग पी पॉइंट पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर वो होगा वेक्टर ई, राइट। वेक्टर ई इज इक्वल टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। अब सिग्मा, तो सिग्मा ऑल ओवर दी डेल्टा वी, तो यहाँ पर ऑल, राइट, डेल्टा वी। ओके, फिर यहाँ पर होगा रो इंटू डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आर हैट डैश। तो लगभग सब में सिमिलर इक्वेशन है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है, राइट। और आप लोग कहाँ पे उसका सिग्मा ले रहे हो उस पे डिपेंडेंट है। अगर लीनियर है तो सिग्मा लेना है डेल्टा एल पे, अगर सरफेस है तो सिग्मा लेना है डेल्टा एस पे, और अगर वॉल्यूम है तो डेल्टा लेना है डेल्टा वी पे, राइट। तो ये कंप्लीट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट समझने को मिला। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है, मान लीजिए कि यहाँ पर डेल्टा वी मतलब कि लिमिट ले रहे हैं, तो डेल्टा वी टेंस टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा वी टेंस टू ज़ीरो लेके इंटीग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि डेल्टा वी ज़ीरो के बहुत ही नज़दीक है बट कंप्लीट ज़ीरो नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन सब का यूज़ हम लोग ने किया है, राइट। तो ये था लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद का टॉपिक है गॉस लॉ। तो बेसिकली गॉस लॉ वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, सिंपल डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक आर रेडियस वाला, राइट, आर रेडियस वाला एक हमने स्फीयर एज्यूम किया है। अब आर रेडियस वाले स्फीयर में एक हमने एक पॉइंट चार्ज रखा उसके सेंटर पे, तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव होने की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ओवर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। अब यहाँ पर मैं एक सरफेस सेगमेंट ले रहा हूँ जो कि डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस जितना एरिया एलिमेंट लिया हमने यहाँ पर, राइट, तो उसका एरिया एलिमेंट, उसका एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि अगेन आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ही डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर मैं फ्लक्स फॉर्मूला लिखूँगा, राइट। तो फ्लक्स फॉर्मूला होगी डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिखूँगा, उसकी फॉर्मूला सिंपल होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट, क्यू और यहाँ पर आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी आएगा आर हेड इनटू वेक्टर डेल्टा एस। अब सिमिलरली डेल्टा एस की अगर बात करें तो वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू सेम डायरेक्शन, सो आर हेड। सो यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू रखें तो फॉर्मूला होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस इंटू आर हेड, इसके हिसाब से। तो आर हेड इंटू आर हेड दोनों की ही डॉट प्रोडक्ट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आर हेड इंटू आर हेड 1 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बाकी रहेगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू आर स्क्वायर, राइट, इंटू डेल्टा एस। तो ये हमें फ्लक्स फॉर्मूला मिली डेल्टा फाई, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम थी, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें अलग अलग फ्लक्स फाइंड करना है तो अलग अलग लाइन सेगमेंट, बस सॉरी यहाँ पर अलग अलग सरफेस सेगमेंट लेके उन सभी का सम करना है, तो हमें स्फीयर का फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला में मैंने सिग्मा ले लिया, तो सिग्मा से पूरे स्फीयर का भी मिल जाएगा हमें फ्लक्स, तो ऑल डेल्टा एस,
क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, राइट। तो पूरे स्फीयर का हमें फ्लक्स मिलेगा। अब यहाँ पर जो सिग्मा है वो बेसिकली सिग्मा अंदर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर बाहर और सिग्मा डेल्टा एस आ जाएगा। तो सिग्मा ऑफ डेल्टा एस पूरे एरिया का सम अप करना है। तो सिग्मा डेल्टा एस मतलब कि स्फीयर का जो भी सरफेस एरिया है वो, तो स्फीयर का सरफेस एरिया डेल्टा एस, तो उसकी फॉर्मूला होती है, वो होगी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर एज इट इज़, राइट, इंटू सिग्मा डेल्टा एस वो होगा 4π आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली 4π कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर बची एंड वो है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। अब क्यू क्या है, तो क्यू चार्ज यहाँ पर बंधा हुआ है सेंटर पे, जो भी स्फीयर है उसके सेंटर पे यहाँ पर क्यू चार्ज है। तो अब ये फ्लक्स की नई फॉर्मूला हुई गॉस के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पर जो गॉस सरफेस एज्यूम की थी वो गॉस सरफेस थी एक स्फीयर, राइट, स्फीयर के अराउंड। तो इसको अगर जनरलाइज करें, इस इक्वेशन को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मुझे फ्लक्स की फॉर्मूला कैसे मिल सकती है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूडिंग इन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ε0। तो टोटल चार्ज ऑल ओवर द सरफेस, इन ऑल ओवर द सरफेस अपॉन ε0, उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो ये चीज़ हमें अभी ध्यान में रखनी है। ओके, अब हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट। तो इस सिलेंडर को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट। तो अब सिलेंडर का 3 पोर्शन मिल रहा है, एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों का मैं अलग अलग से फ्लक्स फाइंड करूँगा, राइट, यहाँ पर। तो पहला फ्लक्स मतलब कि φ1 इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं ई एस, क्योंकि वो एरिया सेम है, राइट। फर्स्ट का एरिया एस ले लेते हैं, तो ई एस कॉस। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, राइट, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू होगी 180, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ई और एस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर मिलेगा cos 180 मतलब के माइनस, तो यहाँ पर माइनस ई एस होगा पहला आंसर φ1 का, राइट। फिर फाइंड करेंगे φ2। तो φ2 की फॉर्मूला मैं लिखूँगा φ2 इज इक्वल टू ई एस कॉस। अब φ2 के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है, जो 2 का एरिया वेक्टर मिल रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ई एस कॉस 0, तो उसके हिसाब से कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो सिर्फ हमें मिलेगा φ2 इज इक्वल टू ई एस, राइट। अब तीसरे मतलब के मिड पोर्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, बट उस मिड पोर्शन में आप कोई भी एरिया वेक्टर लोगे तो उसकी डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ मिलेगी या फिर नीचे की तरफ मिलेगी। अगर नीचे का जो लोअर पोर्शन है तो वो नीचे की तरफ मिलेगी, और यहाँ पर अपर पोर्शन है तो ऊपर की तरफ। तो कोई भी केस में जो थर्ड पोर्शन है उसमें, मिड पोर्शन है उसमें, कोई भी केस में जो भी एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड डायरेक्शन है और यहाँ पर एरिया वेक्टर या फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पर जो थीटा मिल रहा है वो थीटा, राइट, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो φ3 इज इक्वल टू ई एस कॉस परपेंडिकुलर मतलब के थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब के 0। तो मिड पोर्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं मिल रहा है, वहाँ पर वो 0 है। तो अब हमें पूरे जितने भी फ्लक्स है उन सारे फ्लक्स के सम अप करने हैं। तो फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कर देना है, तीनों फ्लक्स का सम। तो φ1 कितना है माइनस ई एस, φ2 है प्लस ई एस और φ3 है 0। तो माइनस ई एस प्लस ई एस कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स
ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है अगर उतना एग्जिट हो रहा है तो टोटल फ्लक्स तो ज़ीरो होना ही था, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से एंटर हो रहा है और 2 से एग्जिट हो रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहाँ पर जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है, क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है और क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे कि जो गॉस लॉ है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट है, गॉस लॉ एक क्लोज्ड सरफेस के लिए करेक्ट है, राइट। भले ही शेप और साइज़ कोई भी हो बट वो क्लोज्ड सरफेस के लिए सही है, राइट। तो ये उसका पहला हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। फिर सेकंड में जो गॉस लॉ है, राइट, उसके राइट हैंड साइड जो सिग्मा क्यू वाला जो टर्म है, राइट, तो वो टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? वो टर्म टोटल चार्ज रिप्रेजेंट करता है, जो कि सभी चार्ज को वो अपने अंदर रखता है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाले चार्ज को वो रिप्रेजेंट करता है, राइट, नहीं कि बाहर वाले चार्ज को। ओके। फिर थर्ड प्रॉपर्टी में जब कभी भी कोई भी चार्ज अंदर की तरफ है और कुछ चार्ज बाहर की तरफ है तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ही चार्ज की वजह से मिलेगा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की तरफ से है। तो जो राइट हैंड साइड जो सिग्मा क्यू वाला जो टर्म है, राइट, तो वो सिर्फ अंदर के चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो सिग्मा क्यू है वो सिर्फ अंदर के चार्ज को ही रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है गॉस का जो रूल हम लोग अप्लाई करते हैं ना, वो उसके लिए जो भी सरफेस हम लोग चूज़ करते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, राइट। अब उस गॉसियन सरफेस में जितने भी चार्ज होंगे वो हमारे सिग्मा क्यू में इंक्लूडेड होंगे, राइट। तो उसके बाहर वाले चार्ज की हमें कोई भी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ उसके अंदर वाले चार्ज को ही हमें कैलकुलेट करना है, राइट। जब कभी भी कोई सिस्टम एक फाइनाइट डायमेंशन वाला है, राइट, तो तब गॉस के लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जब कभी भी कोई सिस्टम फाइनाइट डायमेंशन वाला होगा तब गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है गॉस लॉ कूलम्स लॉ पे डिपेंडेंट है। कूलम्स लॉ कैसा लॉ है? एक इन्वर्सली स्क्वायर लॉ है, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर लॉ। तो गॉस लॉ लास्ट में तो कूलम्स लॉ पे ही डिपेंडेंट है, राइट।